आज हम लोग बात करेंगे नए लेक्चर में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरशीट ग्रेडिंग के ऊपर। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने जो डायलैक्ट्रिक स्ट्रेस के ऊपर चर्चा करी थी, हम लोगों ने जो अब तक पुराने लेक्चर्स देखे थे, वहाँ पे हमने देखा था कि यार जो डायलैक्ट्रिक होता है ना, उसके ऊपर स्ट्रेस जो हो रहा था वो नियर टू द कोर बहुत ही ज़्यादा डेंस था। यानी कि अगर हम देखें, ये हमारी कोर थी, यानी कोर कंडक्टर। तो देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा डाउनफॉल हो रहा था, यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ डेवलप हो रहा था और मिनिमम स्ट्रेस जो हो रहा था वो बाउंड्री पे डेवलप हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे जी मिनिमम स्ट्रेस था और यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट कोर पे देखने को मिल रहा था। ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था, इससे मेजॉरिटी की अगर प्रॉब्लम की बात करें तो दो या तीन मेजर प्रॉब्लम आ रही थी। पहला, वोल्टेज का सॉरी इंसुलेटर जो है वो तुम्हें अंडर यूटिलाइज रह जा रहा था। दूसरा, मैक्सिमम ग्रेडियंट जो था वो बहुत ज़्यादा, और मैक्सिमम और मिनिमम के बीच की दूरी थी वो बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, तुम्हें एक्स्ट्रा कह सकते हो केयर रखनी पड़ रही थी और हाई क्वालिटी का इंसुलेटर यूज़ करना पड़ता, जो कि क्या था, अनइकोनॉमिक था। और तीसरा, हम लोग क्या कर रहे थे, हमें लार्ज लार्ज साइज़ का केबल का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। तो दीज आर द फॉर सेम ऑपरेटिंग वोल्टेज। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। मैंने आपको सॉल्यूशन बताए थे। तो ग्रेडिंग टेक्निक्स, हमने दो ग्रेडिंग टेक्निक पर चर्चा करी थी। पहली ग्रेडिंग टेक्निक थी कैपेसिटिव ग्रेडिंग, जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, मल्टीपल डायलैक्ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे थे डिफरेंट परमिटिविटी के। तो हमने देखा था कि जो जी है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे जो जी की जो वैल्यू होती है क्यू डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एप्सिलॉन, इसको हमने पकड़ लिया था, एप्सिलॉन और एक्स को। तो अगर हमें जी को कांस्टेंट करना था तो हमें क्या करना था, एप्सिलॉन एक्स के प्रोडक्ट को कांस्टेंट करना था। और ऐसा करने के लिए ही हमने पुराने लेक्चर में कैपेसिटिव ग्रेडिंग करी थी। वहाँ पे हमने जैसे जैसे हमारी डिस्टेंस बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे जो डायलैक्ट्रिक की परमिटिविटी जो थी, जो हम लोग डिफरेंट लेयर्स ऑफ डायलैक्ट्रिक ले रहे थे, उनकी परमिटिविटी को डाउन डिग्रेडिंग फॉर्म में लेना था। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोर के पास हाई परमिटिविटी का डायलैक्ट्रिक, और कोर से जो मैक्सिमम दूरी पे जाओगे तो ये वाला जो होगा, इसकी परमिटिविटी डाउन होगी, इसकी परमिटिविटी हाई होगी। तो इस तरीके का हमने कैपेसिटिव ग्रेडिंग के अंदर कंक्लूजन निकाला था। लेकिन हमने देखा था दो प्रॉब्लम थी कैपेसिटिव ग्रेडिंग के अंदर, जो हमने चर्चा करी थी। सबसे पहली प्रॉब्लम थी कि परमिटिविटी, जो हमें रेंज चाहिए परमिटिविटी वैल्यू की, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे, मल्टीपल शीट्स का इस्तेमाल कर रहे थे, मल्टीपल इंसुलेटिंग लेयर्स का। तो जो हमें रेंज ऑफ परमिटिविटी की चाहिए इंसुलेटिंग मटेरियल की, वो बहुत ही लिमिटेड थी। फॉर एग्जांपल, मतलब मार्केट में जो अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल हमें चाहिए 4.8 और मार्केट में अवेलेबल है 4 की। तो इस वजह से क्या हो रहा था, उतनी अच्छी ग्रेडिंग नहीं हो पा रही थी। ठीक है, उतनी अच्छी हम लोग कह सकते हो कि रिजल्ट नहीं पा रहे थे, क्योंकि जो मार्केट में डायलैक्ट्रिक्स मौजूद हैं उनकी परमिटिविटी उतनी स्पेसिफिक नहीं है। मतलब बहुत ही कम कह सकते हो, बहुत ही स्मॉल रेंज है जिसमें डायलैक्ट्रिक आपको मिल रहे हैं। ठीक है, परमिटिविटी की। ठीक है, दूसरा क्या था, कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। अगर अलग अलग परमिटिविटी के मटेरियल ढूंढते हो तो हो सकता है एक लेयर है उसकी कॉस्ट सर्टेन हो और दूसरी लेयर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो। तो इससे हम लोग ग्रेडिंग कर क्यों रहे हैं, अल्टीमेट रूल है कि हम कॉस्ट को बचा सकें। ठीक है, कॉस्ट अगर बचेगी तभी तुम्हारी परमिटिविटी, तभी तो सब कुछ फ़ायदा है। कॉस्ट अगर, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अगर हम अलग अलग परमिटिविटी के इंसुलेटर ढूंढेंगे, ठीक है, तो उनकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, और कॉस्ट ज़्यादा होगी तो बचा रहे हैं, ग्रेडिंग करने का फिर फ़ायदा ही क्या रहेगा। इसीलिए ये मेथड के दो ड्रॉबैक थे। इनको सॉल्व करने के लिए हमने बताया था इंटरशीट ग्रेडिंग। तो आज इस लेक्चर के अंदर चर्चा करेंगे इंटरशीट ग्रेडिंग के ऊपर, डिटेल में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंटरशीट ग्रेडिंग। नाउ इंटरशीट का मतलब क्या हुआ, देखो पहले समझ लो इस बात को। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा डायलैक्ट्रिक, ठीक है, केबल है। ठीक है, केबल हो गई, तो केबल में ये होती है कोर होती है। ठीक है, कोर के बाद क्या होता है, ये होता है इंसुलेटर होता है, देन उसके ऊपर होती है मेटल शीट। ठीक है, मेटल शीट। तो मेटल शीट क्या होती है, बेसिकली एक मेटल की लेड शीट, जनरली लेड की होती है, और ये हम लोग इस तरीके से स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। नाउ ये जो मेटल शीट है और ये जो कोर है, अगर हम इसके बीच में भी कुछ मेटल की शीट्स डाल दें, तो ये जो मेटल की शीट्स हैं, दीज आर व्हाट वी कॉल इंटर शीट। मतलब कोर और जो लास्ट वाली शीट है उसके बीच में जो डाली जाएंगी, इसको हम नाम दे देते हैं इंटर शीट। तो पहले तो मतलब समझ लो इंटर शीट होता क्या है। ठीक है, तो मतलब जो लास्ट की जो मेटल शीट है, ठीक है, लेड शीट, और जो कोर है, इनके बीच में जो हम थिन लेयर ऑफ मेटल शीट डाल देते हैं, उनको हम लोग इंटर शीट कहते हैं। क्लियर हो गए यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ ये हो गई, पहले तो इंटरशीट का मतलब समझ में आ गया। तो इसी की मदद से, इन इंटरशीट की मदद से हम लोग क्या करेंगे, जो स्ट्रेस है हमारा डायलैक्ट्रिक स्ट्रेस, उसको न्यूट्रलाइज, उसको सॉरी इवन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि क्या हो, जो मैक्सिमम वैल्यू है और जो मिनिमम वैल्यू है, इनके बीच के डिफरेंस को खत्म करा जा सके। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, मैक्सिमम में तो कुछ खास नहीं कर सकते, क्योंकि उसको हम लोग ऑलरेडी वो सफिशेंट होता है। मिनिमम वैल्यू को अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो काम हमारा हो जाएगा, तो इनके बीच का गैप जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग समझ लो। जब हम बात करते हैं कैपेसिटिव ग्रेडिंग की, जो हमने लास्ट लेक्चर में चर्चा करी थी, तो वहाँ पे
हम लोगों ने अलग अलग डाइलेक्ट्रिक लेयर ली थी, तो मान के चलते हैं ये वाली लेयर 1 थी, ठीक है, ये लेयर 2 थी। तो हमने देखा था कि जो डाइलेक्ट्रिक अलग अलग लेयर में लिए थे उनकी परमिटिविटी अलग अलग थी। तो यानी कि हम कह सकते हैं जो कैपेसिटिव ग्रेडिंग के अंदर जो हमने केबल लिए थे वो क्या थे, नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस मतलब, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि एक ही कंस्टिट्यूएंट से मिलके बने हैं, मतलब एक ही डाइलेक्ट्रिक, एक ही तरीके का, यानी कि ऐसा डाइलेक्ट्रिक हम ले रहे हैं जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन है। लेकिन नॉन होमोजीनियस का मतलब मिक्सचर हो गया, या कह सकते हो कंपोजिट। तो कंपोजिट हो गया, या कह सकते हो मिक्सचर हो गया, यानी कि मल्टीपल लेयर ऑफ डाइलेक्ट्रिक से। तो जब मल्टीपल लेयर ऑफ डाइलेक्ट्रिक पे हम लोग जाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी जो हमने लास्ट अभी कैपेसिटिव में डिस्कस करी थी। एक तो मिलना मुश्किल है, फिर उनको असेंबल करना, बहुत सारे झंझट हैं। तो इसीलिए हम लोग की कोशिश रहेगी कि हम लोग क्या करें, होमोजीनियस डाइलेक्ट्रिक पे ही जाएं। तो ये काम हम लोग इंटरशीट में कर पाते। तो इंटरशीट ग्रेडिंग में क्या होता है, जो हमारा होमोजीनियस डाइलेक्ट्रिक होता है, यानी कि अनग्रेडेड, जैसे ये है पर्टिकुलर, ये क्या है, होमोजीनियस डाइलेक्ट्रिक मतलब एक सिंगल परमिटिविटी का डाइलेक्ट्रिक हम यूज़ कर रहे हैं पूरे केबल के अंदर, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड होमोजीनियस डाइलेक्ट्रिक। तो मतलब समझ लो होमोजीनियस। जो कैपेसिटिव ग्रेडिंग है उसमें होता है नॉन होमोजीनियस। पेपर में आया हुआ है, ये काफ़ी बार पूछा गया है कि नॉन होमोजीनियस डाइलेक्ट्रिक कौन सी ग्रेडिंग मेथड में यूज़ करते हैं, तो कैपेसिटिव ग्रेडिंग का टिक कर देना उसमें, ठीक है। तो ये हो गया होमोजीनियस डाइलेक्ट्रिक। ना इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्रेडिंग करने के लिए इसी होमोजीनियस डाइलेक्ट्रिक को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड, ठीक है, किसमें, वेरियस लेयर्स में डिवाइड कर देंगे बाय प्लेसिंग इंटरशीट बिटवीन कोर एंड लेड शीट। समझ में आ रही बात ये। तो ये है तुम्हारी लेड शीट, ठीक है, लेड शीट, और ये है तुम्हारी कोर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, देखो इस तरीके से। सेम हमने ये इंसुलेटर सेम लिया है, इंसुलेटर जो है जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन है, इसी को रखा है। बस हमने क्या करा, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके थिन शीट्स प्लेस कर दी, देख सकते हो यहाँ पे। तो हमने क्या करा, इंटरशीट डाल दी। तो एक इंटरशीट 1 हो गई, मेटेलिक इंटरशीट्स कौन कौन सी हो गई, 1 2, ये 2 मेटेलिक इंटरशीट डाली हैं। और आउटर वाली जो है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड लेड शीट। तो ये तो लेड शीट है, याद रखना, लेड शीट जो है वो इंटर शीट में नहीं आएगी। इंटर शीट का मतलब हो गया इंटर, मतलब बीच वाली। तो लेड शीट और कोर के बीच जो शीट्स है, तो यहाँ इस पर्टिकुलर डायग्राम में अगर कोई तुमसे पूछ ले कितनी इंटर शीट यूज हुई हैं, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, कितनी इंटर शीट यूज हुई हैं। तो दिस इज 1, दिस इज 2, तो 2 इंटर शीट हमने यूज करी, कोर और आउटर वाली मेटल शीट के बीच की जो लेयर होंगी उनको हम लोग इंटर शीट कहेंगे। तो 2 इंटर शीट यूज करेंगे। अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ दूसरी आ जाती है, देखो ये क्या, होमोजीनियस डाइलेक्ट्रिक। ये क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि सेम डाइलेक्ट्रिक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने इंसुलेटर सेम लिया है, यानी कि ये जो इंसुलेटर है इस लेयर का सेम इंसुलेटर ये, सेम इंसुलेटर ये। तो इसीलिए देखो मैंने लिख रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट, हर डायग्राम के पीछे बहुत सारे लॉजिक हैं, कुछ भी मैंने यूं ही नहीं लिखा है किसी भी डायग्राम में। तो इसीलिए आप बहुत ध्यान से इस लेक्चर की स्टडी करें और इसके नोट्स बनाएं। अगर आप नोट्स बनाने में दिक्कत है तो ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं इसकी सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से उसको प्रिंट करा लेना। इसीलिए मैं अब जो सॉफ्ट कॉपी भेज रहा हूँ वो वाइट कलर बैकग्राउंड में भेज रहा हूँ, जिससे कि आपका प्रिंट का खर्चा भी बच जाए। तो वहाँ से क्या करना, प्रिंट करा लेना, और वहाँ से, ताकि गलती ना हो, एरर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये जो मैंने ये लिखी है ना, परमिटिविटी देखो सेम लिखी है। ये क्या बता रही है, ये बता रही है कि जो भी आपने इंसुलेटर लिया है इन लेयर में वो सेम इंसुलेटर है, मतलब डाइलेक्ट्रिक सेम लिया हुआ है, ठीक है। इसीलिए इसे होमोजीनियस, देखो लिखा है ना, होमोजीनियस डाइलेक्ट्रिक। तो अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सा ग्रेडिंग मेथड है जिसके अंदर होमोजीनियस डाइलेक्ट्रिक की यूज होते हैं, तो याद रखना इंटरशीट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ पे। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम लोग वोल्टेज के डिस्ट्रीब्यूशन को वेरीफाई करेंगे, मतलब यूनिफॉर्म करेंगे। तो देखो इस बात को बहुत ध्यान से समझो। जब हम एक अनग्रेडेड केबल लेते हैं, जैसे दिस इज व्हाट वी कॉल अनग्रेडेड केबल, जिसके अंदर कोई भी ग्रेडिंग नहीं की गई है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, जब हम वोल्टेज की बात करते हैं वी वोल्टेज, और यहाँ का वोल्टेज, मेटल शीट का वोल्टेज होता है 0। तो यहाँ से यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो ये देखा गया कि मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप जो था वो इस एरिया में हो गया, ठीक है, मैक्सिमम ड्रॉप यहीं पर हो गया। और इस एरिया में जो है वो बहुत ही लीस्ट अमाउंट का वोल्टेज ड्रॉप हुआ। पीछे मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस का डायग्राम दिखाया ही है आपको। तो क्या हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप तो इसी एरिया में हो जा रहा है, और जो बाहर का एरिया है यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप बहुत ही हल्का हो रहा है, न्यूनतम। क्यों, क्योंकि जब यहीं सारा ड्रॉप हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम वोल्टेज ड्रॉप होगा। इसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, तभी तो जी मैक्सिमम यहाँ पे निकल के आ रहा था, और यहाँ पे स्ट्रेस बहुत कम, तो यहाँ जी मिनिमम निकल के आ रहा था। तो अगर हमें इसे न्यूट्रलाइज करना है, या कह सकते हो न्यूट्रलाइज नहीं बल्कि कह सकते हैं यूनिफॉर्म करना है, एक जैसा करना है, तो हमें देखना होगा कि वोल्टेज का जो ड्रॉप हो रहा है ना वो वैसा हो जैसा कि डिस्टेंस है। यानी कि अगर हम लोग इतनी दूर जाएं तो सर्टेन वोल्टेज ड्रॉप हो, डिस्टेंस और बढ़ा दें तो वोल्टेज ड्रॉप ये हो, यानी कि थोड़ी सी वोल्टेज ड्रॉप में यूनिफॉर्मिटी आ जाए। तो वोल्टेज ड्रॉप जो है वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शन हो जाए। तो अगर ऐसा होगा तब हमारा यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो जाएगी। तो इसी काम के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन मेटल शीट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको फॉर्मूले से अगर मैथमेटिकली समझें तो हम जानते हैं कि जी मैक्सिमम इक्वल टू कितना होता है, इक्वल टू होता है वोल्टेज ड्रॉप
मतलब वी फेज जो हमने अप्लाई करा, तो कोर और शीट के बीच में वोल्टेज ड्रॉप डिवाइड बाई एक्स इंटू एल एन आर बाई एक्स, ठीक है, यही तो होता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम लोग इस पर्टिकुलर ध्यान देना, अगर हम ये चीज़ कांस्टेंट मान लें, ये चीज़ कांस्टेंट है, तो जी मैक्सिमम, ठीक है, इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वी बाई एक्स, ठीक है। तो यानी कि अगर हम लोग वी बाई एक्स के रेशियो को कांस्टेंट कर दें, यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है उसी प्रपोर्शन में वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है उसी प्रपोर्शन में वोल्टेज ड्रॉप अगर होने लगेगा, तो हमारा क्या होगा, हमारा जो जी मैक्सिमम है उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट बनी रहेगी। तो जितना स्ट्रेस यहाँ पर होगा उतना स्ट्रेस यहाँ मिलेगा, उतना ही स्ट्रेस हमें आउटर शेल पे मिलेगा। तो जी मैक्सिमम अगर हम लोग वी बाई एक्स का रेशियो कांस्टेंट कर दें, तो हम क्या कर पाएंगे, जी मैक्सिमम कीपिंग वी बाई एक्स कांस्टेंट। तो ये हम लोग कॉन्सेप्ट इसके अंदर इंटरशीट में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एल एन आर बाई एक्स, इसको कैसे मैं कांस्टेंट कह रहा हूँ, इसको हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे जब कंडीशन बताएंगे कि उसके अंदर किस तरीके से हम लोग इस एल एन को मैनेज करेंगे, वो हम आगे बता देंगे। तो जी मैक्सिमम की वैल्यू वी बाई एक्स के हिसाब से हम लोग मैनेज करेंगे। तो अगर वोल्टेज का जो ड्रॉप है, वी क्या है यहाँ पे, वोल्टेज ड्रॉप इन वोल्टेज, ड्रॉप इन वोल्टेज हम लोग क्या लेते हैं यार, देखो फॉर्मूले में वी फेज लेते हैं ना, तो वो वी फेज क्या होता है, दिस इज बेसिकली द वोल्टेज बिटवीन कोर एंड मेटल शीट, यही तो होता है। अब कोर एंड मेटल शीट का मतलब वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन कोर एंड मेटल शीट इज सेम, मतलब सेम हो गया। तो दिस इज व्हाट वी कॉल वोल्टेज ड्रॉप। तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कोर। तो जितनी दूरी पे जाते जाओगे उसी अकॉर्डिंग अगर वोल्टेज ड्रॉप जो है वो यूनिफॉर्म हो जाए, कि जितना दूरी उतना ड्रॉप, तो हमारा यूनिफॉर्म स्ट्रेस हम मेंटेन कर पाएंगे। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट हम लोग इंटरशीट में यूज करेंगे, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसको समझ लो। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू प्लेस इंटरशीट इन सच अ वे दैट, देखो 4 कंडीशनें आपको वेरीफाई करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप अगर हम यूनिफॉर्म करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। हम लोग क्या करेंगे, ये जो शीट्स हैं इन्हें एक ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर देंगे, समझ में आ रही बात ये। तो ये हमने टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर है, सप्लाई वोल्टेज वीएस है, और इसके टर्मिनल हमने कनेक्ट कर रखे। तो देखो सेंटर में जो वोल्टेज है कोर में वो तो वी है, तो इसको वी वाले से कनेक्ट कर दिया। शीट का वोल्टेज 0 है, इसे 0 से कनेक्ट कर दिया। नाउ जो इंटरशीट्स हैं, इंटरशीट 1 इंटरशीट 2, इनका वोल्टेज हमने VS1 और VS2 पे सेट कर दिया है, ठीक है। तो हो क्या रहा था कि जनरली जब हम कोर की सिंगल अनग्रेडेड केबल की बात कर रहे थे, तो जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे तो सारा वोल्टेज यहीं पे ड्रॉप हो जा रहा था। लेकिन अब क्या है, ये जो इंटरशीट है, और इंटरशीट वो भी ऑटो ट्रांसफार्मर से, सॉरी टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड, दिस इज टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर से अलग अलग पोटेंशियल पे कनेक्टेड है। तो अब क्या होगा, जो वोल्टेज ड्रॉप सारा यहीं हो जा रहा था वो अब थोड़ा सा यूनिफॉर्मली होगा। देखो V1 V2 V3, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली वोल्टेज ड्रॉप होगा, ऐसा नहीं वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, पर एक यूनिफॉर्मिटी के साथ होगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे, यही कॉन्सेप्ट हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। नाउ एक चीज़ बहुत ध्यान से रखनी है, दिस इज वी फेज, ये हो गया वी वोल्टेज जो हमने कोर में दे रहे हैं, और ये हो गया शीट। तो जो VS1 और VS2 है, अभी आगे चल के फाइंड आउट करेंगे कि VS1 कितना होगा, VS2 कितना होगा, ये सब आगे निकालेंगे। तो शीट का वोल्टेज VS1 और शीट 2 का वोल्टेज VS2, दिस शुड बी बिटवीन 0 एंड V। क्लियर हो रहा है। तो इनकी जो वैल्यूज आएंगी, फॉर एग्जांपल अगर कोई न्यूमेरिकल तुम करते हो सॉल्व, ठीक है, तो उसमें मान लो VS1 निकल के आता है सर्टेन वैल्यू जो कि V से ज़्यादा आ रही, तो इसका मतलब कैलकुलेशन में कुछ दिक्कत है, ठीक है। तो वोल्टेज V जो है इससे हमेशा कमी आनी चाहिए VS1, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना होगा। तो फर्स्ट कंडीशन याद रखनी है आपको कि VS1 और VS2 की वैल्यू विद इन द V एंड 0 के बीच में होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन देखो, अब यहाँ पे कैसे हम लोग ये कर पा रहे हैं, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने बताया था ना यूनिफॉर्मिटी आ जाए, यूनिफॉर्मिटी आ जाए। तो देखो यूनिफॉर्मिटी हम कैसे लेके आए, तो जैसे ही हमने R1 डिस्टेंस बढ़े, ठीक है, तो वोल्टेज कितना ड्रॉप हुआ, V1 ड्रॉप हुआ। अब R2 डिस्टेंस जब बढ़े, R2, तो यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, V1 प्लस V2, ठीक है। फिर R बढ़े, आर, तो कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। तो देख सकते हो, यानी कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वोल्टेज ड्रॉप जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो V1 V2 V3 क्या बता रहे हैं, दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप फ्रॉम डिस्टेंस R एंड R1, ठीक है, समझ में आ रही। तो ये हो गया वोल्टेज ड्रॉप जो इस पर्टिकुलर इंटरशीट के बीच में होगा। देन V2 इज द वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, बिटवीन इंटरशीट 1 एंड इंटरशीट 2, एंड V3 इज द वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन इंटरशीट 2 एंड मेटल शीट। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो देख सकते हो, तो इसको समझ लो। अगर V1 की बात करें तो V1 क्या है, दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप, दोबारा बता दे रहा हूँ क्योंकि समझ में नहीं आया होगा। कोर एंड इंटरशीट 1, दिस इज द V2 इज द वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन इंटरशीट 2, वो सॉरी इंटरशीट 1 एंड इंटरशीट 2, देन V3 इज द वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन इंटरशीट 2 एंड मेटल शीट, ठीक है, ग्राउंड, ठीक है। सो दिस इज द V1 V2 V3। तो देख सकते हो जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते जा रहे हैं, R1 दूर गए,
V1 का वोल्टेज ड्रॉप, R2 ज़्यादा दूर चलेगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ गया, कैपिटल R तो देखो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ गया। तो मतलब क्या, एक थोड़ी सी यूनिफॉर्मिटी आ गई, यूनिफॉर्मिटी। तो डेट इज़ द थिंग जो कि हम चाहते थे, ताकि हमारी ग्रेडिंग यूनिफॉर्म रह सके। अच्छा, आपको याद होगा मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि जब भी हम इस तरीके का सिस्टम लेंगे तो जी मैक्सिमम का जो फॉर्मूला था इक्वल टू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल V बाई एक्स, ये तभी आ पाएगा जब हम लोग ln r बाई एक्स को मैनेज कर लेते हैं। तो ln r बाई एक्स को कैसे मैनेज करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ से ये कैसे मैनेज होगा, यहाँ से पिक्चर में आता है कि हम लोग इंटरशीट को प्लेस कहाँ करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात है। तो हम लोग प्लेस कहाँ करेंगे इंटरशीट को, तो हम प्लेस इस तरीके से हमें इन्हें प्लेस करना है कि R1 बाई आर इक्वल टू हो जाए R2 बाई R1 इक्वल टू R बाई R2। ठीक है, समझ में आ रही, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से समझ लो। दोबारा समझाता हूँ कि भाई ठीक है, हमने कहा इंटरशीट लगानी है और वोल्टेज भी हमने मेंटेन कर लिया, पर इंटरशीट प्लेस कहाँ करेंगे, तो इसके लिए ज़रूरी है आपको इंटरशीट प्लेस का जो कॉन्सेप्ट है वो निकल के आता है ln r बाई एक्स से। इसके हिसाब से हम लोग मैनेज करेंगे। ठीक है, तो मान के चलते हैं इंटरशीट 1 जो है, दिस इज इंटरशीट 1, इसको हमने लगाया है R1 डिस्टेंस पे, इंटरशीट 1 हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद इंटरशीट 2 जो है इसको लगाया हमने R2 पे। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा किस तरीके से चीज़ें मैनेज हो रही हैं। तो इंटरशीट 1 इंटरशीट 2 इन दोनों को हमने कहाँ लगाया, R1 एंड R2 डिस्टेंस पे। सही है, और देन फाइनली द मेटल शीट जो कि R डिस्टेंस पे है। ठीक, तो R1 बाई आर की वैल्यू, यानी कि R क्या है, कंडक्टर का रेडियस, कोर का जो रेडियस है, तो रेडियस ये हो गया कोर का रेडियस। तो हमें वैल्यू क्या रखनी, R1 बाई आर, ठीक है, इज इक्वल टू होना चाहिए R2 बाई R1 इक्वल टू R बाई R2। अगर हम ये इक्वेशन हमें फॉलो करनी पड़ेगी, केवल तभी इंटरशीट मेथड वर्क करेगा। समझ में आ रही बात है। तो ये जो पूरी कैलकुलेशन है कि इंटरशीट कहाँ पे प्लेस करेंगे, तो दे शुड बी मस्ट बी प्लेस एट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोजीशंस। समझ में आ रही बात है। तो उनकी जो पोजीशंस है इंटरशीट की, वो इस तरीके से होनी चाहिए कि हमें ये रेशियो मेंटेन रह सके। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो बहुत बार पेपर में आ जाता है कि आपको ये बताना है कि इंटरशीट की पोजीशन कहाँ होगी। ठीक है, तो इंटरशीट की पोजीशंस अगर आपको निकालनी है तो यूज़ दिस पर्टिकुलर फार्मूला, ये कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर हम इन्हीं चारों को मल्टीप्लाई, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, R1 बाई आर इंटू R2 बाई R1 इंटू R बाई R2, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करें। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज़ और मिसिंग रह गई, यहाँ पे बता दूँ। R1 बाई आर ये जो होता है, इसको हम लोग एक अल्फा, एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर लेते हैं। ठीक है, R1 बाई आर इक्वल टू R2 बाई R1 इक्वल टू R बाई R2 इक्वल टू अल्फा। तो इसमें अल्फा ऐड कर लेना, मैं लिखना भूल गया था, मिस हो गया मेरे से। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इस पर्टिकुलर रेशियो को हम लोग अल्फा की तरह ट्रीट कर लेंगे। समझ में आ रही बात ही, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अगर हम इसे अल्फा की तरह ट्रीट कर लेंगे, तो अगर हम लोग इनको मल्टीप्लाई कर दें, तो R1 बाई आर इंटू R2 बाई R1 इंटू R बाई R2, तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब। समझ में आ रही बात है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे अगर हम इसे कैंसिल आउट करें तो R1 कैंसिल, R2 कैंसिल, तो R बाई आर जो आएगा उसकी वैल्यू निकल के आ जी अल्फा क्यूब। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, ए लेवल में पेपर में ये सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा होगा। तो ये कंडीशंस हो गई, तो दीज आर द कंडीशंस, ये कंडीशंस तीन हो गई, और चौथा क्या है, उसका प्रोडक्ट अगर अपने कर देते हैं। तो बहुत बार होता है, अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि R बाई आर का रेशियो क्या होगा, तो अल्फा निकाल लो और उसका क्यूब कर दो, दिस शुड बी इक्वल टू द R बाई आर। इन केस ऑफ, ओनली इन केस ऑफ इंटरशीट ग्रेडिंग, केवल इंटरशीट में ही ये फॉर्मूले काम करेंगे, बाकी और कहीं नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, नाउ आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि अच्छा मैक्सिमम स्ट्रेस का क्या हुआ, मतलब अगर हमने इंटरशीट यूज कर ली तो मैक्सिमम स्ट्रेस के ऊपर क्या फर्क पड़ा। तो सबसे पहले हम मैक्सिमम निकालेंगे बिटवीन कोर एंड इंटरशीट 1। तो जरा इस पर्टिकुलर सिनारियो को कैप्चर करते हैं। तो इस पर्टिकुलर सिनारियो में अगर हम जी मैक्सिमम की वैल्यू निकालें, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे कोर के अंदर आपका मैक्सिमम जी एम रहेगा। जैसे ही हमारी कोर खत्म होती है और उसके बाद डायलेक्ट्रिक शुरू होता है, तो ये क्या होगा, देखो डाउनफॉल होने लगा इस तरीके से। नाउ जैसे ही डाउनफॉल हुआ, दूसरी इंटरशीट आ गई एट सर्टेन वोल्टेज VS1 इंटरशीट वोल्टेज। इससे क्या हुआ, वापस से जी मैक्सिमम ऊपर चला गया, यानी कि जो वोल्टेज ड्रॉप तेजी से हो रहा था उसको हमने वापस से पुल अप कर लिया। देन उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो फिर अलॉन्ग दी डायलेक्ट्रिक ये वोल्टेज ड्रॉप होने लगेगा। ठीक है, डायलेक्ट्रिक के अलॉन्ग वोल्टेज ड्रॉप होने लगा। देन यहाँ पे आ गई इंटरशीट 2। ठीक है, इंटरशीट सेकंड आ गई, और ये ऑटो ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है, तो इसने क्या करा, वापस से वोल्टेज को पुल अप करा। तो यहाँ पे वापस से हमें ऊपर जो स्ट्रेस था वो ऊपर चला गया। ठीक है, देन यहाँ से फिर से ड्रॉप होने लगा। अब यहाँ पे क्या है, देयर इज अ लेड शीट और मेटल शीट जो कि 0 वोल्ट पे है, तो ये तुम्हारा यहाँ पे ड्रॉप हो गया। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो काफ़ी यूनिफॉर्मिटी देखने को मिल गई, यानी कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस हमारा कोर के सेंटर पे था, कोर के एज पे, वही सेम मैक्सिमम स्ट्रेस हमें यहाँ पे, यानी कि हमारे नियर टू द लेड शीट देखने को मिल रहा है ऑन द सेकंड लेयर ऑफ इंटरशीट। ठीक है,
तो लेड शीट जो है उसके क्लोज हमें सेम देखने को मिल रहा है। तो अब देखो दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस इज योर मिनिमम वैल्यू। तो अब देख सकते हो जैसा हमने कैपेसिटिव में देखा था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का डिस्टेंस देखो, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज मिनिमम वैल्यू, तो बहुत ही कम हो गया। समझ में आ रही बात ही। वहीं पे अगर हम लोग सिंगल कोर ले लेते यानी कि विदाउट इंटरशीट अनग्रेडेड, तो ये ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे जाता 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 और यहाँ मिलता। तो देर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन जी मैक्सिमम एंड जी मिनिमम। तो देखो इतना ज़्यादा डिफरेंस है और इसमें क्या इतना डिफरेंस है। तो हमने क्या करा है, अल्टीमेटली ग्रेडिंग कर क्यों रहे हैं, ताकि मैक्सिमम और मिनिमम की जो डिफरेंस है उसे कम करा जा सके। तो वो चीज़ देखो यहाँ पे होती हुई दिख रही है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू एट इंटरशीट 1 निकाल ली हमने, सॉरी एट कोर पे यहाँ पे निकाली GM1। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं बिटवीन इंटरशीट 1 एंड 2, अगर यहाँ पे निकालेंगे इनके बीच में स्ट्रेस निकाल लो, तो जी मैक्सिमम जो 2 होगा वो कितना आ गया, V2 डिवाइड बाई R1 ln R2 बाई R1। इसी तरीके से हमने सेकेंड इंटरशीट और लेड शीट के बीच में निकाल लेना है। ठीक है, समझ में आ रही बात, ये कर लेंगे। नाउ V1 हियर क्या है, V1 इज द वोल्टेज बिटवीन कोर एंड इंटरशीट 1, वोल्टेज ड्रॉप, ये वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन 1 एंड 2 एंड वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन 2 एंड ग्राउंड, और वी कंसीडर द लेड शीट। समझ में आ रही बात है। सो दिस इज द प्रॉपर कैलकुलेशंस। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं अब, क्योंकि देखो यहाँ से फॉर्मूले में देख सकते हो जब कर्व हमने बनाया तो देखा हमने ये सारे के सारे मैक्सिमम सेम है, यानी कि GM1 GM2 GM3 सबके सब सेम है। तो हम लोग कर देते हैं GM1 इक्वल टू GM2 इक्वल टू GM3। तो यहाँ पे ये जो अभी पीछे हमने फॉर्मूले निकाले थे ना, उनको इक्वेट कर दो। अब इक्वेट करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, ये पर्टिकुलर इक्वेशन हमारे पास इक्वेट करके निकल के आ गई ना। अब अभी हमने जब हमने कंडीशन बात कर रहे थे तो मैंने बताया था आपको कि इंटरशीट की प्लेसिंग कहाँ करनी है, प्लेसिंग वाला जो भी पीछे बताया था। तो इंटरशीट हमें इस तरीके से प्लेस करनी है कि R/R1 इक्वल टू हो जाए R2/R1 इक्वल टू हो जाए R बाई आपका सॉरी यहाँ पे R1/R होगा। ठीक है, करेक्ट कर लेना इसे, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। तो R1/R इक्वल टू R2/R1 इक्वल टू R/R2, ये निकल के आया था, इक्वल टू अल्फा निकल के आया था। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। सो दिस इज द पर्टिकुलर इक्वेशन जो अभी हमने पीछे निकाली थी। तो अगर इसी इक्वेशन के साथ हम लोग चले जाते हैं तो यहाँ पे देखो ये जो पर्टिकुलर है R1/R, ये इक्वल टू ये हो गया तुम्हारा कितना हो गया, अल्फा। ऐसी ये भी अल्फा हो गया, ऐसी ये भी अल्फा हो गया। ठीक है, अब यानी कि क्या हो गया यहाँ से अगर इस इक्वेशन करूँ तो V1 डिवाइड बाई R ln अल्फा इक्वल टू V2 डिवाइड बाई R1 ln अल्फा इक्वल टू V3 डिवाइड बाई R2 ln अल्फा। अब अल्फा 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 कैंसिल कर दो तो क्या आएगा निकल के, V1 बाई R इक्वल टू V2 बाई R1 इक्वल टू V3 डिवाइड बाई R2। ठीक है, तो यही तो आया है देखो, समझ में आ रही बात है। तो डेरिवेशन आपका क्लियर हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए डेरिवेशन में। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन, यानी क्या हुआ, वोल्टेज, ठीक है क्लियर हो गया यहाँ पे, यानी कि वोल्टेज अपॉन आर का जो रेशियो है, V/X का रेशियो जो हम कह रहे थे ना हर बार कि V/X का, यही तो कॉन्सेप्ट लेके चले थे कि अगर V/X का रेशियो कांस्टेंट कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे वो कर दिया है। तो V/X का रेशियो अगर हमने कांस्टेंट कर दिया, सो हमारी इंटरशीट ग्रेडिंग जो होगी वो वहाँ पे ये वैल्यू प्रॉपर बराबर आ जाएंगी। या इसका उल्टा कह सकते हो, अगर आप चाहते हो कि मैक्सिमम ग्रेडिंग की जो वैल्यू है वो हर इंटरशीट पे सेम बनी रहे, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस रेशियो को V/X के रेशियो को मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, यही तो करा था हमने, याद करो, जी मैक्सिमम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू V/X, इसको कांस्टेंट कर दे रहे थे तो जी मैक्स कांस्टेंट हो जा रहा था। ठीक है, सो दिस इज द पर्टिकुलर केस। क्लियर हो गया होगा, तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ चीज़ प्रूव हो गई, डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। यानी अगर आप इंटरशीट ग्रेडिंग कर रहे हो तो इंटरशीट ग्रेडिंग में अगर हम चाहते हैं कि मैक्सिमम पोटेंशियल जो है, मैक्सिमम स्ट्रेस पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो अलोंग द आपका केबल अलोंग द डायलेक्ट्रिक सेम बना रहे, ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, V/X का रेशियो में कांस्टेंट रखना पड़ेगा, जो कि आपने डेरिवेशन करके भी प्रूफ कर दिया इस बात को। ये तो आइडिया था, इसको प्रूफ भी कर दिया। ठीक है ना, अगर कोई तुमसे पूछ ले कि वोल्टेज बिटवीन कोर एंड लेड शीट, यानी कि ये वाला वोल्टेज का क्या हुआ V एंड लेड शीट 0 पे, इस वोल्टेज का क्या हुआ, तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ से देख के बता सकते हो कि V वोल्टेज जो है वो जो इस पर्टिकुलर पूरी लेंथ के अक्रॉस ड्रॉप होगा, एंड दिस ड्रॉप इज इक्वल टू द V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, V वोल्टेज इस पूरे में ड्रॉप हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ अब बात कर लेते हैं वोल्टेज एट इंटरशीट। नाउ अगर क्वेश्चन आता है कि सर ये बता दीजिए, आपने बताया था इंटरशीट 1 का जो वोल्टेज है वो VS1 है, इसका VS2 है। नाउ अगर सर हमसे ये पूछ लिया जाए कि इस S1 और S2 का वैल्यू कितनी होगी, समझ में आ रही बात है। तो जैसे, क्योंकि भाई आपको इसे ऑटो ट्रांसफार्मर से कनेक्ट, सॉरी टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करना है, तो तुम्हें टैप चेंजिंग में टैप कहाँ लगाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने भी पीछे शुरुआत में डायग्राम देखा था ना, ये सब टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड थे इस तरीके से।
एंड दिस वन इज, ठीक है। तो अब ये टैप लगाओगे कहाँ, कितने वोल्टेज पे लगाओगे, ये कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि जो इंटरशीट VS1 इंटरशीट ले रहे हो 1 2, इनका VS1 और VS2 कितना होगा, यानी कि इनके इंटरशीट का वोल्टेज, यानी कि इस फर्स्ट इंटरशीट का वोल्टेज कितना होना चाहिए, सेकंड इंटरशीट का वोल्टेज कितना होना चाहिए, इस चीज़ को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अभी हमने देखा कि टोटल वोल्टेज V जो होगा इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, यानी कि जो कोर का वोल्टेज है V और जो शीट का वोल्टेज है 0, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, सारा वोल्टेज इस कोर का ड्रॉप हो जाना चाहिए अलोंग द कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो इसीलिए जो जो वोल्टेज V है, दिस शुड बी इक्वल टू द वोल्टेज ड्रॉप फ्रॉम कोर टू शीट 1, वोल्टेज ड्रॉप फ्रॉम शीट इंटरशीट 1 टू इंटरशीट 2, देन वोल्टेज ड्रॉप फ्रॉम इंटरशीट 2 टू फाइनली मेटल लेड शीट, ठीक है। क्लियर हो रहा है? तो ये हो गया, तो यानी कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब क्योंकि इन तीनों लेयरों में हमारा G मैक्सिमम सेम है, तो G मैक्सिमम कॉमन कर लेते हैं। अब इसको लिख लो R ln R1 बाई R1 ln R2 बाई R1 प्लस R2 ln R बाई R2। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? क्लियर, बिल्कुल सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो होंगी। ये वैल्यू कहाँ से आई? तो ये वैल्यू देखो, ये रही, ये वैल्यू मैंने यहाँ से पुट करी है, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो ये वैल्यू मैंने यहाँ से पुट करी है, ठीक। नाउ दिस वन अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखो ये वाली जो पर्टिकुलर वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू अल्फा अल्फा अल्फा, तो यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से, तो इसी इक्वेशन को मैं लिख दूँ तो इक्वल टू G मैक्सिमम भी कॉमन ले लिया और ln अल्फा भी कॉमन ले लो, तो कितना आ जाएगा R प्लस R1 प्लस R2, ठीक है। तो यहाँ से ये इक्वेशन आ गई। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो अगर डेरिवेशन समझ में आ गया तो आगे बढ़ सकते हो, अगर नहीं आया तो यहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, अगर कोई पेपर में क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ जाए कि भैया ये बता दो कि वोल्टेज, ऑपरेटिंग वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी, और तुम्हें ये दे रखी हो अलग अलग डिस्टेंस अल्फा अल्फा सब दे रखा हो, तो सिंपली क्या करना है, G मैक्सिमम इंटू ln अल्फा में रख देना R1 प्लस R2 प्लस R, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे? सो दिस इज द पर्टिकुलर वोल्टेज। तो टोटल वोल्टेज का फॉर्मूला यहाँ से एक और फॉर्मूला निकल के आ गया। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। नाउ देन द नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि भाई अब पूछा जा रहा है इंपॉर्टेंट चीज़ कि वोल्टेज एट इंटरशीट कितना होगा, यानी कि हम निकालने की कोशिश करेंगे VS1 एंड VS2। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली हमें KVL टाइप का कॉन्सेप्ट लगाना है, बेसिक इलेक्ट्रिकल, प्योर बेसिक इलेक्ट्रिकल लगा देनी है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, यहाँ का वोल्टेज V है और यहाँ का वोल्टेज, इस पूरे डिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप हो गया V1। तो अगर कोई तुमसे कहे कि अगर मैं यहाँ इंटरशीट 1 पे खड़ा हूँ तो मेरे पास कितना वोल्टेज आ रहा होगा, तो सीधी सी बात है V माइनस V1, ये आ गया। तो दिस इज योर इंटरशीट 1 वोल्टेज। क्लियर हो गया यहाँ पे? देन इसी तरीके से इंटरशीट 2 का वोल्टेज पूछे तो ये वोल्टेज है V, इंटरशीट 2 पे यहाँ पे अगर मैं खड़ा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ मेरे तक कितना वोल्टेज आ रहा है, तो टोटल वोल्टेज जितना हमें सप्लाई कोर में आ रहा है माइनस जितना ड्रॉप हो गया, तो कितना ड्रॉप हो गया V1 प्लस V2, ठीक है। क्लियर हो गया? तो इसको लिख सकते हैं ना V माइनस V1 प्लस V2। तो जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ V1 प्लस V2 उसको माइनस कर दो, टोटल में से इतना वोल्टेज तुम्हारे तक आ रहा होगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? समझ में आ रही? बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने टोटल वोल्टेज दिया 100 वोल्ट, ठीक है, और रास्ते में V1 वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए 10 वोल्ट का एग्जाम्पल के तौर पर, या 30 वोल्ट चलो ले लेते हैं, तो हमारे मिल रहा है 70, ठीक है। तो यानी कि शीट 1 पे आ गया 70 वोल्ट, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमने सप्लाई वोल्टेज दिया है 100, ठीक है, V1 ड्रॉप हो गया 37 और V2 यहाँ पे कितना ड्रॉप हो रहा है, मान के चलते हैं यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है 20, तो अब कितना हो गया 50। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, जस्ट मुझे नहीं पता डाटा कितना करेक्ट है, लेकिन एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो 50 हो गया, ठीक है। तो शीट 2 का वोल्टेज आ गया 50। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो शीट 1 का वोल्टेज 70, शीट 2 का वोल्टेज 50। तो अब जब हम इसे टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर हम लोग ले लेंगे 100 वोल्ट वाला, तो 100 वोल्ट को तो कनेक्ट कर देंगे कोर से, ठीक है, और जो न्यूट्रल है उसे यहाँ 8 शीट से कनेक्ट कर देंगे। ना जो शीट 1 है, ठीक है, शीट 1 इसको इंटरशीट 1 इसको हम कनेक्ट कर, इंटरशीट 1 जो है हमारी, इसको हम कनेक्ट करेंगे किससे, इसको हम कनेक्ट करेंगे इंटरशीट 1 को मान के चलते हैं ऐसे 70 से, ठीक है। देन इंटरशीट 2 है, इंटरशीट 2 को किससे कनेक्ट करेंगे, इंटरशीट 2 कनेक्ट करेंगे 50 से। इस तरीके से मतलब हम लोग एक रफ मैं आपको बता रहा हूँ करके, तो इस तरीके से हम लोग टैप चेंजिंग की मदद से, टैप चेंजर ट्रांसफार्मर से वहाँ उस पर्टिकुलर वैल्यू को कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से जो टैप चेंजर हमने लगाया है वो कहाँ पे कौन सा टैप लगेगा, तो VS1 कितने पर रहेगा, VS2 कितने पर रहेगा, ये सब चीज़ें हमारी टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर के हम कनेक्शन से पता कर लेंगे। क्लियर हो रहा है? इसमें किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए, आई होप। क्योंकि यार देखो क्या ना, इंटरशीट ग्रेडिंग जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, तो मैंने अपने तरीके से अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने की जो सिंप्लीफाई हो, जो आपको समझ में आ सके। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन बता देना, अभी और चीज़ें आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको जाते जाते, एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे, जो इंटरशीट का वोल्टेज होगा जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे,
ठीक है, न्यूमेरिकल्स करोगे और देखोगे तो एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग निकल के आएगी। V1 की जो वोल्टेज, सॉरी शीट 1 का जो वोल्टेज होगा ना VS1, ये ज़्यादा होगा VS2 से। ध्यान रखना ये चीज़ हमेशा रहेगी। यानी कि इंटरशीट 1 जो है इसका वोल्टेज जो होगा वो ज़्यादा होगा और इंटरशीट 2 का जो वोल्टेज होगा वो कम होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि इंटरशीट लगाने का इफेक्ट क्या हुआ, मतलब हमने ये सब करा तो इसका हमें मिला क्या। ठीक है, तो इंटरशीट के अगर इफेक्ट की बात कर लेते हैं तो सबसे पहला इफेक्ट बहुत ध्यान से समझ लो। हमने इंटरशीट लगाई और हमने देखा कि उसका क्या इफेक्ट हुआ। तो देखो मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, जो इंटरशीट वाले केबल के अंदर हमें मिलेगा वो इक्वल टू मिलेगा V डिवाइड बाई 1/3 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू आर एल एन आर बाई आर। यानी कि अगर ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है और मैक्सिमम दूरी आर है। ठीक है, तो अगर हमने इंटरशीट यूज़ करी है कितनी, एक दो इंटरशीट यूज़ करी है। ये केस है फॉर 2 इंटरशीट्स। तो हमने देखा अगर हमने 2 इंटरशीट यूज़ करी तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट हम ये केबल विद स्टैंड कर सकती है, ठीक है, वो कितना निकल के आया, V डिवाइड बाई 1/3 1 प्लस अल्फा स्क्वायर आर एल एन आर बाई आर। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं किसी अनग्रेडेड केबल की, अनग्रेडेड जिसके अंदर कोई इंटरशीट यूज़ नहीं करी है, तो वो जो मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट जो उसके अंदर बनेगा वो कितना निकल के आएगा, V डिवाइड बाई आर एल एन आर बाई आर। समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। सेम साइज, तो देखो अगर हम लोग सेम साइज को कंपेयर करें तो यहाँ से क्या चीज़ है, अगर इनको हम कंपेयर कर लें तो कंपेयर करने का तरीका क्या है, दोनों को डिवाइड कर दो, जी मैक्सिमम इंटरशीट डिवाइड बाई जी मैक्स। तो अगर हम इसे डिवाइड कर देते तो सिंपली निकल के आ गया 3 डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू 1 से ज़्यादा ही होती है, ठीक है, तो 1 से ज़्यादा अगर अल्फा की वैल्यू है तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 डिवाइड बाई एग्जाम्पल के तौर पे 4 आ गया, मान के चलते हैं, या 5 ही आएगा। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जो होगी वो लेस देन 1 हो गई। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा इन केस ऑफ इंटरशीट सेम साइज केबल में, वो कम आएगा कंपेयर टू द मैक्सिमम स्ट्रेस या मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट इन केस ऑफ अनग्रेडेड केबल। यानी कि सेम साइज की अगर केबल ले रहे हो और साथ ही साथ सेम वोल्टेज जो ले रहे हो वो सेम ले रहे हो, दोनों में सेम ऑपरेटिंग वोल्टेज ले रहे हो, 66 kV इसमें भी एंड 66 kV इसमें भी, और साइज भी सेम है, तो ये जो इंटरशीट वाली जो हमने केबल यूज़ करी है, ये जो है इसके अंदर मैक्सिमम स्ट्रेस जो आएगा वो कम आएगा, जी मैक्सिमम जो होगा उसकी वैल्यू कम होगी कंपेयर टू द अनग्रेडेड केबल। समझ में आ रही बात है। तो अगर वोल्टेज सेम रख देते हो तो जो मैक्सिमम स्ट्रेस बनेगा इंटरशीट केबल में वो कम बनेगा, ठीक है, एज कंपेयर टू द अनग्रेडेड केबल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है फॉर सेम वोल्टेज मैक्सिमम स्ट्रेस जो बनेगा इंटरशीट केबल में वो लेस देन द अनग्रेडेड केबल। देखो यहाँ पे देख सकते हो सिंपली, क्योंकि देखो ये हो गया 3 डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। अब अगर हम इसकी वैल्यू 2 रख दें तो 3 डिवाइड बाई 1 प्लस, देखो करके देखते हैं, तो जी मैक्सिमम इंटरशीट इक्वल टू जी मैक्सिमम जो अनग्रेड केबल में बनेगा इन 2। अब देखो 3 डिवाइड बाई, अगर अल्फा की वैल्यू हम लोग अल्फा इक्वल टू 2 ले लेते हैं मान के चलते, तो 1 प्लस 2 प्लस 4, ठीक है, ये हो गया, तो इक्वल टू कितना आ गया, जी मैक्सिमम इंटू 3 डिवाइड बाई 4 5 6 7। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अगर हम इसको देखते हैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली है, तो जी मैक्सिमम इंटरशीट में जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो जी मैक्सिमम जो अनग्रेडेड केबल में बन रहा था इंटू 3/7, जो कि ऑलरेडी क्या है 1 से कम है। तो यानी कि हमने क्या करा, इतना जो पोटेंशियल ग्रेडियंट, मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट जो केबल को फेस करना पड़ रहा था वो इतना रिड्यूस कर लिया। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो आई होप समझ में आ रही होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैक्सिमम स्ट्रेस यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। तो पहला हमने ये देख लिया। नाउ सेकंड केस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग, बड़ा इंटरेस्टिंग है इन केस, इसके लिए हम लोग सिंगल इंटरशीट ले लेते हैं, सिंगल इंटरशीट। तो अगर हम लोग क्या करें, एक सिंगल इंटरशीट लें और उसे ऑप्टिमम प्लेसिंग, एक उसकी ऑप्टिमल पोजीशन पे उसे रखें, बेस्ट पोजीशन जिस पे हमें जी मैक्सिमम की वैल्यू जो है वो कम से कम मिले। ठीक है, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी जो वैल्यू निकल के आती है जी मैक्सिमम इंटरशीट के केस में, वो आती है V डिवाइड बाई 1.33 आर। ये अगर इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप नागराज कोठारी से मैंने टॉपिक लिया है, वहाँ से जाके इसकी स्टडी कर सकते हो। ठीक है, अगर बुक से पढ़ना है तो अगर हम इस इंटरशीट की एक ऑप्टिमल प्लेसिंग करें कि केवल सिंगल इंटरशीट है, तो हम इसे एक बिल्कुल स्पेसिफिक जगह, ऑप्टिमल जगह पे लगाते हैं। तो ऐसे केस में जो मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट बनेगा इंटरशीट में वो बनेगा V डिवाइड बाई 1.33 आर। लेकिन अगर हम इसी तरीके से अनग्रेडेड केबल ले लें और उसमें भी ऑप्टिमल साइजिंग करें, ऑप्टिमल साइजिंग इस तरीके से कि जो हमारी जो केबल का साइज़ है आर और ये जो इंटरशीट है इसकी डिस्टेंस आर, इनको हम लोग अगर प्रॉपर एक ऑप्टिमल साइजिंग निकालें, इकोनॉमिक डायमीटर निकालें, इसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर आपका तैयार इंतजार कर रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रेडिंग, इकोनॉमिक साइजिंग की। इकोनॉमिक साइजिंग तैयार है बिल्कुल, बस अपलोड होना रह गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इकोनॉमिक साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस
आए हुए हैं, अगले लेक्चर में बात करेंगे इसके बारे में। तो अगर हम लोग इकोनॉमिक साइजिंग करते हैं अनग्रेडेड केबल की, तो वहाँ पे जो मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारा निकल के आता है वो आता है V/R, ठीक है। तो अगर हम लोग दोनों में इकोनॉमिक साइजिंग करें, ऑप्टिमल प्लेसिंग करें, तो देखो यहाँ पे निकल के आया V/1.33R और यहाँ पे निकल के आया V/R ना। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करके देख लें तो हम देख सकते हैं यहाँ से वैल्यू निकल के आई 1.33, यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेस जो अनग्रेडेड केबल पे आएगा, ठीक है, एक अनग्रेडेड केबल के अंदर जो इसको जो मैक्सिमम स्ट्रेस फेस करना पड़ेगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो 33% ज़्यादा होगा देन द मैक्सिमम स्ट्रेस ऑन सिंगल इंटरशीट केबल। तो जैसा हमने पीछे देखा था, पीछे ये वाली स्लाइड में मैंने बताया था कि इतना कम होगा, या इसका उल्टा कर लो, सिंगल इंटरशीट में हमने निकाल के देखा तो 33% ज़्यादा स्ट्रेस इसको, यानी कि अनग्रेडेड केबल को 33% ज़्यादा स्ट्रेस फेस करना पड़ेगा फॉर सेम ऑपरेटिंग वोल्टेज। ऑपरेटिंग वोल्टेज दोनों में सेम है, देखो ये भी V है और ये भी V है, ठीक है। तो फॉर सेम ऑपरेटिंग वोल्टेज और डायमेंशन भी सेम, अगर है डायमेंशन भी सेम है, अगर डायमेंशन भी सेम है और वोल्टेज भी सेम है, अगर ये दोनों चीज़ें सेम है, तो ऐसे केस में जो अनग्रेडेड केबल है 33% ज़्यादा स्ट्रेस को उसे हैंडल करना पड़ेगा कंपेयर टू द सिंगल इंटरशीट केबल। क्लियर हो गया होगा यहाँ पे, ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ ड्रॉबैक क्या थे, इसके ड्रॉबैक समझ लो। तो सबसे पहला ड्रॉबैक था कि जो हमने थिन लेयर डाल रहे हो ना इंटरशीट की, वो डैमेज हो सकती हैं जब हम केबल को बिछाते हैं। देखो यार, तुम पता है तुम्हें यार, मतलब जो वर्कर्स होते हैं वो बस यूं ही फेंकते चले जाते हैं, या भाई कैरी करना केबल्स को, फिर उनको ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड बिछाने में ये शीट जो होती हैं वो डैमेज हो सकती हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा क्या है, चार्जिंग करंट जो इंटरशीट में फ्लो कर सकती है, ठीक है, क्योंकि इंटरशीट अगेन क्या है, एक कैपेसिटेंस की तो फॉर्म कर रही है भाई। ये कंडक्टर है, ये मेटल शी की इंटरशीट हो गई, और इनके बीच में कैपेसिटेंस बनेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एक आपके चार्जिंग करंट फ्लो हो सकते हैं। तो चार्जिंग करंट जो होंगे इंटरशीट्स के अंदर, वो भी एक समस्या फ्लो करवा, वो भी एक समस्या होंगी, जिसकी वजह से हीटिंग हो सकती है, ओवर हीटिंग हो सकती है केबल की। तो इसीलिए ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है, इन करंट सिनारियो में कोई भी मेथड हम इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। तो ये मेथड आपको पढ़ा दिए जाते हैं, जिससे कि अगर इस तरीके का एप्लीकेशन कहीं और आप अप्लाई कर सको या सोचो। लेकिन करेंटली अगर कोई कहे कि प्रैक्टिस कौन सा मेथड कर रहे हैं, तो ना तो कैपेसिटिव ग्रेडिंग का मेथड का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और ना ही हम लोग इंटरशीट ग्रेडिंग, यानी कि दोनों ही मेथड का इस्तेमाल हम लोग करंट सिनारियो में नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको इसलिए अगेन मैं बता रहा हूँ, इसलिए पढ़ा दिया जाता है ताकि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कभी अगर तुम्हें ज़रूरत पड़े तो आप ये कॉन्सेप्ट लगा के वहाँ पे ये काम कर सको। तो कॉन्सेप्ट सीख लो कि भाई जब भी हमें स्ट्रेस को बैलेंस करना होगा, तो या तो और अलोंग द इंसुलेटर, तो उसके दो तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका है कि हम क्या करें, अलग अलग परमिटिविटी की डाइलेक्ट्रिक ले लें, या फिर बीच बीच में थिन लेयर ऑफ मेटल शीट लगा दें, इंटरशीट जिसे कहते हैं, और उसको एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे मेंटेन कर लें। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, जिससे कि आप कभी भविष्य में रिसर्च करोगे और कहीं अगर ऐसा कोई चैलेंज आ जाता है कि अलोंग द डाइलेक्ट्रिक, अलोंग द इंसुलेटर, वो पोटेंशियल ग्रेडियंट या स्ट्रेस को सेम रखना है, तो आप ये कॉन्सेप्ट दोनों इस्तेमाल कर सकोगे। लेकिन मॉडर्न सिनारियो में अगर केबल की बात करें तो कोई ये यूज़ नहीं है। तो क्या यूज़ करते हैं हम लोग, सिंपली ऑयल फील्ड और गैस फील्ड केबल का इस्तेमाल करते हैं, समझ में आ रही बात ये, और कोई मेथड का इस्तेमाल इसमें नहीं करा जाता है। क्लियर हो गया। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं। जाते जाते एक चीज़ बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप हमारी प्राइम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट 60 रुपीज़ कॉस्ट है। इसके अंदर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के जो MCQs हैं वो मैंने डिटेल में सॉल्व करवाए हैं, और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई हैं, उनको जाके देख सकते हो। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया, पर अगेन इंटरशीट जो केबल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, डेट्स वाई थोड़ा सा लंबा लेक्चर लेना पड़ा। थैंक यू।